हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बीएससी इंटर लेवल सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट लेकर आए दोस्तों। इसमें हम लोग 75 प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन है स्कॉट मॉरिसन, एंथनी अल्बनीज, रॉबर्ट पीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंथनी अल्बनीज। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी किए जाने का फैसला किया गया। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा, अंक डाटा द्वारा, आईएमएफ द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की गई है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पराक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है। M0 का, M1 का, M2 का या M3 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, M0 को पराक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है। M1 को जो है, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। वही M3 की बात करें तो M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। मिड डे मील की शुरुआत कब की गई। तो मिड डे मील की शुरुआत ऑप्शन दिया 1992, 1995, 2000 या 2005। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995 ईस्वी में मिड डे मील की शुरुआत की गई है। और ये कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है। तो 1 से लेकर के 8 कक्षा तक के बच्चों के लिए ये मिड डे मील मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 2021, 12 मार्च 2021 या 1 मई 2021। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुरुआत की गई है। अगला सवाल है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन है 4.5%, 7.5%, 9.5% या 8.5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.5% की दर से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है। ऑप्शन है स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरप्रीत कौर या शेफाली वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेफाली वर्मा। और ये किसके खिलाफ बनाया। तो इंग्लैंड के खिलाफ ये दोनों पारियों टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की चौथी महिला बन गई है शेफाली वर्मा। अगला सवाल है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। ऑप्शन है घाना, बोत्सवाना, केन्या या अल्जीरिया। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोत्सवाना। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कौन सा राज्य या संशासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप जो है भारत का पहला केंद्र राज्य या संशासित प्रदेश है जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है।
तो इसका ऑप्शन दिया हुआ बिहार, पंजाब, दिल्ली है, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार की। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय किया गया? ऑप्शन है रवि प्रकाश समिति, सूर्य प्रकाश समिति, शशि शेखर समिति या आनंद मोहन समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य प्रकाश समिति की अध्यक्षता में सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को एक किया गया है। अगला सवाल है, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 जून या 20 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, डिंको सिंह, मोहन अग्रवाल, प्रमोद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंको सिंह का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है तीस्ता नदी, बराक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फेनी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनी नदी पर मैत्री सेतु का निर्माण कराया गया जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.9 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है कि किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन है थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलोफाइटा समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव पाचन तंत्र में खाली स्थान से पित्त का रस स्राव होता है। तो पित्त का रस का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन है अग्नाशय, छोटी आंत, उदर या यकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, विषण, शुक्रवाहिका या अंडाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका खाली स्थान तक लंबी हो सकती है। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन दिया 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 सेंटीमीटर तक एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है। सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका सियाटिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पराआउटू ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। इसका भार जो है पीयूष ग्रंथि का लगभग 0.6 ग्राम पीयूष ग्रंथि का भार होता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन, वसा, ग्लूकोज या प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह
कहा जाता है? रुधिर में जो मधुमेह रोग कहा जाता है, रुधिर ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब। अगला सवाल है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है विरचाउ, वाल्थेर फ्लेमिंग, वीजमैन या स्टार्सबर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज किया था। अगला प्रश्न है कि अल्फा नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? ऑप्शन है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक से अल्फा नामक विषाणु का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? ऑप्शन है एडीएच, एलटीएच, टीएसएच या एफएसएच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलटीएच को दुग्ध हार्मोन कहा जाता है। एलटीएच का फुल फॉर्म होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। इसका मुख्य कार्य होता है शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है कि श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि श्वसन एक अपचायी क्रिया है। तो बिल्कुल सही है, श्वसन एक अपचायी क्रिया है। अगला है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला आल्बा गेटा भाग में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कथन है कि श्वसन का उपाचाय क्रिया है। तो ये उपचाय क्रिया नहीं होता है, श्वसन में अपचायी क्रिया होता है, उपाचयी क्रिया नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व कहलाता है। अगर जो स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु को प्रवृत्ति कैसी होती है, तो जड़त्व कहा जाता है या जड़त्व होती है। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 12 मीटर। तो 1 पिको का होता है 10 के पावर -12 मीटर। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 के पावर -15 मीटर को एटोमीटर, 10 के पावर 15 मीटर को पेटामीटर और 10 का पावर सिर्फ प्लस में रहे या 12 मीटर रहे तो इसका मान होता है टेरामीटर। अगला सवाल है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में, ध्वनि की दिशा ज्ञात करने में, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में या चुंबकीय प्रेरणा की दिशा ज्ञात करने में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि घर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन है बल की दिशा में के लंबवत, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत, बल दिशा में किसी कोने पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल की दिशा के विपरीत घर्षण बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ए बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा एक संपीड़ित स्प्रिंग में रहता है। अगला प्रश्न कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो 3 सेकंड बाद उसके विस्थापन का मान क्या होगा? अब जो जी का मान, स्मॉल जी का मान इतना दिया, न्यूमेरिकल है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है
विस्थापन 3 सेकेंड के बाद उसके विस्थापन की बात कर रहा था। एस इजकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा एक गेंद को वेग कितना दे दिया इसका 20 सेकेंड मीटर इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड माइनस 1/2 स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर या 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम यहाँ पे 10 मीटर ले लेते हैं और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर दिया तो टी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इंटू 9। तो यहाँ इसको 2 पचे 10 काट देते हैं, 20 का 20 20 60 माइनस 9 पचे 45 घटा दे तो कितना गया 15 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है पदार्थ की प्रवृत्ति पर, दबाव पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दबाव को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। ऑप्शन है ए मीटर, वोल्ट मीटर, फ्यूज या गैल्वेनोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर को समानांतर परिपथ में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व या 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रथम बार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अगला सवाल है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। ऑप्शन है 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग या 1/8 भाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6 भाग गुप्त काल में भूमि राजस्व दर थी। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था। कौन से व्यक्ति नहीं थे जो इसमें ऑप्शन दिया, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण जी चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन में किस आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार के भागलपुर में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है। ऑप्शन है सी आर दास, सी राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू या गोपीनाथ शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी का यह कथन था, जिन्होंने कहा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना जो है वो 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ऑप्शन है मुसलमानों के लिए, अछूतों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए या एग्लो इंडियंस के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अछूतों के लिए एक अलग से निर्वाचन समूह बनाया गया था। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अछूत लोगों के लिए अलग से सीटों का, भारत में जो चुनाव होगा तो उसका अलग से सीटों का निर्धारण किया गया था। अगला सवाल है कि हड़प्पा स्थलों में से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात से बाजरे का दाना प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि सैन्य स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर बसा है।
तो रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चहुंदरो चहुंदड़ो और कोट कोटदीजी, ये तीन नगर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो, चहुंदरो और कोटदीजी। हड़प्पा जो था, हड़प्पा वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा रावी नदी किनारे। रंगपुर रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे बसा हुआ। रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ। लोथल जो है, लोथल वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में असिकनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? असिकनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाए चिनाव का प्राचीन नाम असिकनी है। वही झेलम का प्राचीन नाम वितिस्ता है। वही अगर रावी का प्राचीन नाम कहे तो रावी का प्राचीन नाम पारुष्णी है। रावी का प्राचीन नाम पारुष्णी है। ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। चिनाब का प्राचीन नाम आकिस्नी है। ये चारों नदियों का प्राचीन नाम था। अगला सवाल है कि पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है मेडोना, जियोटा, फ्रांसिस बेकन या राफेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोटो को पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन है राज्यपाल का कार्यालय, विधान पालिका समिति, विधान पालिका परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास से है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय या संसद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के पास है। और ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि कर सकती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है भूमि सुधार का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ग्रामीण विद्युतीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ न्यायपालिका, विधान पालिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधान पालिका के अंतर्गत कार्यपालिका कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता जो है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देती है। और ये संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानून विषयों पर महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो है सलाह देता है। और एडवोकेट जनरल जो है महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रस्तावगत अपने पद पर रहता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य या चुनाव आयोग के अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और यह अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उसे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ऑप्शन है साधारण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, 3/4 बहुमत चाहिए या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत चाहिए। और ये संविधान के भाग 20 नए राज्य के गठन के लिए भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान एवं उनकी व्याख्या के संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है और संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं और ये अवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। इस अवस्थाओं में निम्नलिखित शामिल है नए राज्यों का प्रवेश का गठन। पहला, नए राज्यों का प्रवेश का गठन किया जाएगा। दूसरा जो है वो नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित। और तीसरा जो है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति का प्रबंध कहा गया है। तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। ऑप्शन है एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है या प्रशासन प्राधिकारी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा। ऑप्शन है माउंट कैमूरन, माउंट टोबैकल, माउंट किनिया, माउंट किलिमंजारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची शिखर है या ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है इटली, रोमानिया, अल्बानिया या ग्रीस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली जो है वो बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है। बाल्कन राज्यों में मुख्य रूप से सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, कोसोवा, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को सम्मिलित रूप से बाल्कन राज्य में कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब द्रवीत मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कायांतरित शैल कहा जाता है, अवसादी शैल कहा जाता है, आग्नेय शैल कहा जाता है या जीवाश्म मुक्त शैल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेय शैल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बृहत ज्वार आने की स्थिति क्या है। ऑप्शन है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखे पर हो, जब महासागरीय तापमान उच्च हो, जब बहुत तेज हवाएं चलती हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा पर हो तब बृहत ज्वार, उच्च ज्वार पृथ्वी पर आने की संभावना रहती है। अगला सवाल है कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्यम मंडल या बाह्य मंडल।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं होती है। अगला प्रश्न है कि पेरी घास का मैदान संबंधित है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल से, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल से, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है पेरी घास का मैदान। अगला सवाल है कि भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। ऑप्शन है काली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा या जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपज वाली मिट्टी का एक प्रकार है। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो श्रेणियां के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो ऑप्शन दिया लद्दाख और पीर पंजाल, लद्दाख और जास्कर, पीर पंजाल और जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख और जास्कर के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो श्रेणियां सिंधु को अपवाहित होती है, सिंधु नदी अपवाहित होती है। इन दोनों के बीच में लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती हुई निकलती है। अगला सवाल है कि पीतल जिसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अमोनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहने से पीतल रंगहीन हो जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे पिक्रिल अम्ल भी कहा जाता है। पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन है ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या सिट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीएनपी, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, प्रकाशीय कांच या क्रूक्स कांच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रूक्स कांच का धूप के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा है। ऑप्शन है फ्लोरीन, रेडॉन, पोलोनियम, जिनॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉन। अगला सवाल है कि एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है क्यूप्रिक क्लोराइड, गर्म एल्यूमिना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या निकेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन है ठोस गैस में ठोस का, ठोस में गैस का, द्रव में ठोस का या ठोस में द्रव्य का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस में ठोस का एक उदाहरण है। अगला सवाल निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है H2S, HNO3, H2O2 या SO2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, HNO3। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या जिनेवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1865 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 9 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है कि ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है ओपेरा हाउस। अगला सवाल है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 जून, 21 जून, 17 अप्रैल या 7 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है। ऑप्शन है पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, श्री हरिप्रसाद चौरसिया, अमजद अली खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर जो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। वही है जो जाकिर हुसैन की बात किया जाए तो जाकिर हुसैन जी तबला वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। और अमजद अली खां जो थे ये सरोद से संबंधित है, सरोद वादक थे। अगला सवाल है कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या भूमध्य सागरीय वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी को, भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं। ऑप्शन है वर्षा वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन या शंकुधारी वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा वन में उपजती है। अगला प्रश्न कि वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है देशज वनस्पति, विदेशज वनस्पति, अक्षत वनस्पति या छत वनस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षत वनस्पति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आगरा, प्रतापगढ़, बलिया या रायबरेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में स्थित है। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अभयारण्य स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।